नमस्कार साथियों, मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 24 मई और आपको पता है गर्मी भी खूब पड़ने वाली है। गर्मी पड़ने लगी, अब गर्मी की शुरुआत हो गई। तो आप इस गर्मी में थोड़ा सा कम पढ़ाई कर पा रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने अनुकूल माहौल बना करके थोड़ा सा पढ़ाई करने का प्रयास करिए, लगे रहिए। और इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि अभी एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम तो होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। आप लगे रहिए, बस इतना हम कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं 24 मई के करंट अफेयर्स की। तो आज का पहला प्रश्न है, एंटीबॉडी चर्चा में। अब एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी, आप जीव विज्ञान पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिली होगी एंटीबॉडी के बारे में। आप एंटीबॉडी को यूँ समझिए, एंटीबॉडी घर का सुरक्षा गार्ड जिस तरीके से होता है, जैसे आपके घर में सुरक्षा गार्ड आप रखते हैं, वैसे शरीर का सुरक्षा गार्ड होता है एंटीबॉडी। यानी ये शरीर को सुरक्षित करता है। और आपको पता है कि ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि जिनका एंटीबॉडी मजबूत है उनको कोरोना वायरस नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चों को और बूढ़ों को बाहर जाने से मना किया जाता है कि चूँकि इन लोगों का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, यानी एंटीबॉडी होता है, वो बेहद कमज़ोर होता है और कोई भी बीमारी इन पर हमला कर सकती है। तो इसलिए एंटीबॉडी चर्चा में आ गया है। ये WBC, अब हमारे रक्त में RBCs और WBCs होते हैं, आपको पता है। RBCs होते हैं और WBCs होते हैं। रक्त में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं अर्थात WBCs होती हैं, उसी में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, उसी में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और यह हमारे प्लाज्मा से, मतलब इसे अगर आप कह सकते हैं तो इसे प्लाज्मा सेल भी कह सकते हैं। और प्लाज्मा थेरेपी भी चर्चा में रही है, ठीक है ना। तो ये आप देखिएगा। तो एक बात जान लीजिए, यह प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए वायरस व बैक्टीरिया जो भी आते हैं, जो भी वायरस बैक्टीरिया आएंगे, उनको एंटीबॉडी पहचान करके उनको मार देता है, अर्थात हमारे शरीर में नहीं आने देता है। तो एंटीबॉडी वैसे ही समझ लीजिएगा, फिर से कह रहे हैं, जैसे आदमी अपना गार्ड रखता है, पुलिस वाला लगाता है घर के बाहर कि हमारे घर पे कोई चोर ना आ जाए, कोई हमला ना करने पाए, तो वैसे ही शरीर के बाहर एंटीबॉडी होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है, वायरस से बचाता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी, इतना आप ध्यान दीजिएगा एंटीबॉडी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताइवान की नई राष्ट्रपति, ये आप याद रखिएगा, ताइवान की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? साई इनबेन बनी है। साई इनबेन। ये हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि नई राष्ट्रपति बनी है, तो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको पता है चीन और ताइवान का बहुत करारा विवाद चल रहा है। और जब इन्होंने, मतलब साई इनबेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, शपथ ले ली है, आप याद रखिएगा। और इस शपथ समारोह में हमारे दो सांसदों ने भाग लिया है। हालांकि वहां जा नहीं पाए वो लोग, ऑनलाइन उन्होंने वर्चुअल पार्टिसिपेशन किया, वहां पे ऑनलाइन के माध्यम से वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। ये दिल्ली की मीनाक्षी लेखी हैं और राहुल कासवान हैं। तो ये तो नहीं पूछेगा आपसे कि कौन कौन गया था वहाँ पे, लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछ लेगा कि ताइवान की नई राष्ट्रपति का नाम क्या है। और ये दूसरी बार बनी है, इनका सेकंड चांस है, ये राष्ट्रपति बनी है। आप इनका नाम याद रखिएगा, इसको हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि चीन इस देश पे कब्जा करना चाहता है और ये इसका विरोध कर रही हैं, मतलब साई इनबेन इसका विरोध कर रही हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI ने नकारात्मक विकास दर का अनुमान लगाया है। RBI ने नकारात्मक विकास दर का अनुमान लगाया है। इसके पहले यह कब हुआ था? तो 1979 यानी 1979 में यह घटना घटी थी। इसके पहले 1979 में यह घटना घटी थी, जब विकास दर ऋणात्मक हो गई थी, यानी प्लस में नहीं, ऋणात्मक हो गई थी। अब साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितनी, मतलब गड़बड़ कंडीशन है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस समय किसानों का उत्पादन भी उस तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता होगा अभी 4-5 महीने से लगातार बारिश हो रही है,
तूफान आ रहे हैं, जिसमें आलू की फसल भी काफ़ी नष्ट हो गई, सरसों की फसल नष्ट हो गई, गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी नहीं हुई है, अरहर की फसल, मतलब जितनी हमारी फसलें हैं सब फसलों को भी नुकसान हुआ है। और आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से हमारा जितना उद्योग था वो भी चौपट हो गया है, जितना मतलब जितना सर्विस सेक्टर था, चाहे वो जो भी है, सब कुछ ठप पड़ा है। तो इसलिए विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। और आपको पता है कि जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोग कमाएंगे नहीं तो क्या खरीदेंगे, और जब चीज़ों को खरीदा नहीं जाएगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोज़गार नहीं मिलेगा, और रोज़गार नहीं मिलेगा तो लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो वो खरीदेंगे नहीं तो उत्पादन नहीं होगा। ये एक चक्र के रूप में चलता रहता है। ये चक्र के रूप में गरीबी बढ़ती जाती है, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और आपको पता है 20,000 करोड़ रुपए का 20,000 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भारत सरकार ने घोषित किया है, लेकिन यह ऐसा लग रहा है कि यह उतना कारगर साबित हो नहीं पाएगा जितना भारत सरकार ने सोचा था। तो आप समझिए कि भारत के सामने आज बहुत बड़ी चुनौती है नकारात्मक विकास दर। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो इसमें याद रखिएगा कि जैसे आरबीआई के बारे में हमने आपको कई बार बताया है कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। और आपको हमने कई बार बताया है कि जो आरबीआई पैसा जारी करती है यानी नोट जारी करती है, वह न्यूनतम 2 रुपए का और अधिकतम 10,000 तक का नोट जारी कर सकती है आरबीआई। और 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है और कौन जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पीपीई किट चर्चा में है। पीपीई किट के बारे में आप जानते हैं, ये पर्सनल इक्विपमेंट होता है प्रोटेक्शन का। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इसका मतलब होता है पर्सनल सुरक्षा वस्तु। अब ये क्यों चर्चा में आ गया है, क्योंकि आपको पता है जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, इनके लिए आज चश्मे की आवश्यकता है, गाउन है, कवर है, टोपी है, ग्लव्स है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमारे डॉक्टर्स लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो आज भारत में इसका बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। पर डे लगभग 3 लाख इस प्रकार की किट का उत्पादन हो रहा है। तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे उत्पादन में भारत आ गया है, और अब भारत इसका निर्यात भी करेगा। तो कोई ये स्पेशल कोई किट नहीं होती है, बस यही चश्मा, ग्लव्स, टोपी, मास्क और गाउन, यही सब जो उत्पादन हो रहा है इसी को कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसके उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। इतनी बात आप याद रखिएगा। अगला, किस राज्य सरकार ने ये ESMA लॉन्च किया। इसका मतलब होता है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, यानी प्रमुख वस्तु का पुनर्निर्माण अधिनियम। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है, और उत्तर प्रदेश की परीक्षा देने वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने लागू किया है। ये है क्या, तो आप इसके बारे में जान लीजिए कि अब कल के पेपर में था ये कि अब इससे जुड़े हुए जैसे कुछ आवश्यक वस्तुओं की एक सूची बनाई गई है, जिसमें रेलवे है, डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, बंदरगाह है, पोस्ट ऑफिस हैं। ये कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। यदि हड़ताल ये लोग करते हैं तो उनको 1 साल की सज़ा हो जाएगी, क्योंकि आज आपको पता है कि देश नाजुक स्थिति में पहुंच चुका है, और ये लोग जो मुख्य वस्तुओं के सप्लायर हैं, अगर वही लोग हड़ताल कर देंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको, ऐसे आप कह सकते हैं एस्मा भी कह सकते हैं, एस्मा लागू कर दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, उमंग एप्लीकेशन चर्चा में है। उमंग ऐप, उमंग एप्लीकेशन चर्चा में क्यों है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उमंग एप्लीकेशन से कई बार प्रश्न भी आ चुके हैं। जब भी चर्चा में रहा है तो उमंग एप्लीकेशन से प्रश्न आते ही रहे हैं, तो आप इसको देखिएगा। इसका मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आपको देखो न्यू एज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब नई जनरेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आप याद रखिएगा इसके बारे में कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। हम एक यहाँ बहुत एक ऐसा शब्द बोलना चाहते हैं जो आप समझ जाएंगे। जैसे एक मॉल होता है, मॉल होता है ना, मॉल होता है, क्या होता है, बिग बाज़ार होता है, पीवीआर मतलब बिग बाज़ार होता है, मॉल होता है। वहाँ हम लोग जाते हैं तो एक ही मॉल में सारी वस्तुएं हमको मिल जाती हैं, चाहे वो जिस प्रकार की वस्तु हमको खरीदना हो। तो एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही मॉल के अंदर हमको सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। तो वैसे ही समझ लीजिए कि उमंग एप्लीकेशन पर हम जब जाएंगे तो भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जितना कार्यक्रम चल रहा है, वो सब कुछ इस पर उपलब्ध है। सारी जानकारी आप ले सकते हैं और बहुत सारा अपना कार्य कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ हमने लिख दिया है, इस पर सभी जानकारी, सरकारी योजनाएं, नौकरियाँ, जानकारी सब उपलब्ध करवा दी गई हैं। और चर्चा में क्यों आ गया है? क्योंकि अभी मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है हमारा, जो कि अभी आपको पता है कि साइक्लोन आया हुआ है, अम्फान तूफान, चक्रवाती तूफान आया हुआ है, सुपर साइक्लोन है ये। तो सुपर साइक्लोन, चक्रवाती तूफान आ चुका है। हाँ, एक प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, आप ज़रूर हमको बताइएगा कि सुपर साइक्लोन क्या होता है, सुपर साइक्लोन किसे कहा जाता है, सुपर साइक्लोन किसे कहा जाता है, ठीक है। ये हमको आप उत्तर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, अब उमंग एप्लीकेशन पे कोई भी यदि भूकंप आता है, तूफान आता है, बाढ़, सूखा, इस सब की जानकारी भी उमंग एप्लीकेशन पर देने का प्रावधान अब कर दिया गया है। तो इसलिए उमंग एप्लीकेशन चर्चा में आ गया है। ये 2017 में, आप याद रखिएगा, उमंग एप्लीकेशन 2017 में लॉन्च किया गया था। हम आप सबको एक निवेदन करते हैं कि आज ही अपने मोबाइल में उमंग एप्लीकेशन आप लोड कर लीजिए। बहुत सारा एप्लीकेशन आप लोड करते हैं, तो चूंकि आप विद्यार्थी हैं, आपको बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती हैं, तो उमंग एप्लीकेशन एक बार आप लोड करके देखिए। मैं बताता हूँ कैसे लोड होता है। आप जाइए प्ले स्टोर पे जाइए, उमंग एप्लीकेशन सर्च करिए और इंस्टॉल कर लीजिए। और फिर वेरिफिकेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। आप मोबाइल नंबर डाल देंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा और उमंग एप्लीकेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आप खोल के देखिएगा उमंग एप्लीकेशन, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी काम की चीज़ है। तो साथियों, आज हम लोगों ने 6 प्रश्न देखे हैं और हमें यही 6 प्रश्न मिले जो परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट लगे हमको, तो वही हमने आपको बताने का प्रयास किया। इतने प्रश्न, ठीक है साथियों, इनके बारे में आपको अच्छे से जानना है, अच्छे से याद करना है, दिमाग में बैठा लेना है, पढ़ाई करते रहना है। गर्मी, ठीक है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी से परेशान नहीं होना है। चूँकि भारत में हैं हम लोग, तो दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंडी पड़ती है, मई जून में कड़ाके की गर्मी पड़ती है। तो क्या करेंगे, क्या 4 महीने ये जो ठंडी गर्मी वाला है पढ़ाई नहीं होगी? पढ़ाई तो होना ही है ना मेरे दोस्तों। तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, थोड़ा गर्मी में बचा के रखिएगा अपने आप को, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।